इस कहानी के लेखक हैं अरुण कुमार अविनाश जी। जीजा जी, एक रिक्वेस्ट थी। सूरज बाबू ने मोबाइल फ़ोन पर कहा। जी बोलिए, आशीष जी ने छोटे साले की आवाज़ पहचान कर बोला। सूरज बाबू मोबाइल पर भी कुछ देर तक सोचते रहे कि बात शुरू करें तो कहाँ से करें। दरअसल बात बहुत ही संवेदनशील थी, घर की इज्जत का सवाल था। पर आशीष जी भी कोई गैर तो नहीं थे। इन्हें आज नहीं तो कल सब कुछ पता चल ही जाना था। बाद में आशीष जी ही कहते कि पहले हमें बताया क्यों नहीं। यही शिकायत बहन भी करती। साले साहब कुछ बोलिए भी। इंतज़ार के बाद की उगता हट वाली आवाज़। जीजा जी, दरअसल घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। वहाँ माँ और भाभी में बिल्कुल नहीं बन रही है। सत्येंद्र भैया भी भाभी की तरफ से बोलते हैं और अक्सर माँ को डपट देते हैं। कल देर रात माँ का फ़ोन आया था कि वह वहाँ बहुत कष्ट से हैं, कोई ख्याल नहीं रखता। भाई तो वैसे भी घर पर नहीं रहते और भाभी और उनके बच्चे माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। घर घर की कहानी थी। साले से पहले यही सब कुछ आशीष जी अपनी पत्नी के श्रीमुख से सुन चुके थे, इसलिए उन्हें उकताहट होने लगी थी। इच्छा हुई कि फ़ोन काट दे, पर यह समस्या का समाधान नहीं था। साले साहब दोबारा फ़ोन कर देते। मुझे आनंदी ने सब कुछ बता दिया है। आनंदी आशीष जी की पत्नी का नाम था। आप तो ये बताइए कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ। सूरज बाबू के स्वर में हिचकिचाहट के भाव आए। फिर उन्होंने खुद पर नियंत्रण पाकर धीरे से कहा, जीजा जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं घर से 2000 किलोमीटर दूर रहता हूँ और एयरफोर्स में हर दूसरे तीसरे साल बाद मेरा ट्रांसफ़र भी हो जाता है। मेरा अपना पर्सनल सेटअप तो है नहीं। जो छोटा मोटा गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है उसी में गुजारा करना पड़ता है। ऐसे में मैं तो कुछ कर पाता नहीं हूँ और माँ से भी पटना नहीं छूटता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इच्छा होती है कि मैं माँ को अपने पास रखूँ, पर रख नहीं पाता। घर छोटा है जो मुझे और बच्चों को ही कम पड़ता है। माँ को बड़े घर में रहने की आदत है जो कि यहाँ संभव नहीं है, और फिर माँ को भी यहाँ परदेश में मन नहीं लगता। बाहरी लोगों से जान पहचान न होने के कारण जल्दी ही वापस पटना जाने की जिद करने लगती है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? आशीष जी ने लर्जते दिल से पूछा। उन्हें डर था कि साले साहब सासू माँ की जिम्मेदारी उन्हें ही न सौंप दे। साले साहब एक बार फिर हिचकिचाए, फिर धीरे से बोले, जीजा जी, बोकारो से पटना और नाइट की भी जर्नी नहीं है। आप चाहें तो दीदी के साथ पटना जाएं और भाभी को समझाइए कि माँ को तकलीफ़ ना दे। वैसे भी माँ बहुत दिनों की मेहमान तो है नहीं। क्यों बूढ़ी विधवा माँ की बदुआएं लेती है। आशीष जी का मन वीत तृष्णा से भर उठा, पर मन के भाव लब पर नहीं आए। वह थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर कुछ निर्णय लेकर बोले, ठीक है, 2 दिन बाद शुक्रवार है। मैं शुक्रवार रात की ट्रेन में बैठकर पटना चला जाता हूँ। शनिवार और रविवार मेरा ऑफ है। रविवार की रात की गाड़ी से वापस बोकारो लौट आऊँगा और सोमवार को बैंक ज्वाइन भी कर लूँगा। साले साहब ने मीलों लंबी सांस ली, फिर थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें की और फ़ोन काट दिया। आशीष जी ने घड़ी देखी, 9:15 हो रहे थे। बैंक समय पर पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि वे फ़ौरन तैयार होते। उन्होंने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट किया और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गए। आशीष जी बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा में शाखा प्रबंधक थे। मूल रूप से वह भी पटना के ही निवासी थे। पटना में उनके पिताजी का मकान था और पास के ही एक गांव में उनकी कुछ ज़मीन जायदाद और एक पुराना मकान था। बोकारो में
वे पिछले 10 साल से रह रहे थे। हालांकि उनकी खुद की नौकरी बार बार स्थानांतरण वाली थी, पर जोड़ जुगाड़ लगाकर वे बोकारो से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। बैंक में नौकरी करने के कारण सस्ती ऋण सुविधा उपलब्ध थी, इसलिए उन्होंने कई साल पहले ही चास में अपना 2 मंजिला निजी मकान बनवा लिया था। ऊपर की मंजिल पर एक किराएदार रहता था और निचली मंजिल पर उनका खुद का परिवार रहता था। पत्नी, स्वयं और 2 बच्चे। बेटी बड़ी थी जो 11वीं कक्षा में थी और बेटा 8वीं कक्षा में। घर में एक और सदस्य थी, नटखट पेमेलियन डॉगी, कुतिया स्वीटी। रात के 11 बजे का वक्त था। आशीष जी बिस्तर पर लेटे हुए मोबाइल पर मनोरंजन ढूंढ रहे थे। आनंदी किचन समेटने के बाद बच्चों को उनके कमरे में भेजकर शयन कक्ष में आई। आशीष जी ने पत्नी को देखकर मोबाइल एक तरफ रख दिया और फिर सहज भाव से बोले, सुबह सूरज का फ़ोन आया था। मुझे बैंक जाने में देरी हो रही थी, इसलिए तुम्हें कुछ बताए बिना ही चला गया था। क्या कह रहा था? वहीं माँ और अपर्णा भाभी के किस्से। माँ का भाभी के साथ निर्वाह नहीं हो पा रहा है। सूरज चाहता क्या है? देखो, मुँह से तो कुछ नहीं कह रहा था, पर मुझे लगता है कि वह चाहता है कि हम माँ को यहाँ अपने साथ बोकारो में रख ले। पागल हो? ऐसा कहीं होता है क्या? क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। जब तक पटना में तुम्हारी माँ और पापा जिंदा है, तब तक तो ठीक है। उनकी भी उम्र हो चली है। जिस दिन माँ और पापा में से कोई भी एक ऑफ हुआ, बचे हुए शख्स की जिम्मेवारी हमें ही झेलनी है। आशीष जी ने कठोर भाव से पत्नी की ओर देखा। आनंदी ने निर्विकार भाव से पति की ओर देखा, फिर बोली, कुछ बातें सुनने में कटु होती है, पर सच्चाई भी वही होती है। इसलिए प्रैक्टिकल बनो, खुद को भावनाओं में बहने मत दो। मुझे मालूम है कि जब मेरे ऊपर जिम्मेवारी आएगी तो मेरा भी कोई साथ नहीं देगा। अपनी अर्थी अपने कांधे। मैं भी किसी से कोई उम्मीद नहीं करूँगी, कोई शिकायत भी नहीं करूँगी। तुम्हारी मर्जी। वैसे सूरज के कहने पर मुझे पटना तो जाना ही होगा। क्यों न तुम भी साथ चलो? मायके और ससुराल आना जाना भी हो जाएगा और सूरज को तसल्ली भी हो जाएगी कि बहन बहनोई दोनों माँ के पास गए थे। मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो जवान हो रही बेटी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। दूसरा, दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैरियर का भी सवाल है। तीसरा, स्वीटी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हम लोग कार से चलें और स्वीटी को भी साथ रख लें तो सबसे अहम बात यह है कि मैं माँ के सामने पढ़ना ही नहीं चाहती। वो रोकर रुलाकर ऐसा माहौल क्रिएट कर देगी कि मुझसे कुछ उल्टा सीधा वादा करवा लेगी। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कोई सच्चा झूठा वादा कर सकूँ। मैं इस समय माँ की जिम्मेदारी उठा पाने में सक्षम नहीं हूँ। आशीष जी ने हैरानी से पत्नी की ओर देखा। माय डियर हस्बैंड, आनंदी लाइट बंद करते हुए बोली, जायदाद सभी चाहते हैं, पर जिम्मेदारी कोई नहीं चाहता। आशीष जी खामोश रह गए। आशीष जी शनिवार की सुबह अकेले पटना पहुँचे। पटना आने के लिए न आनंदी तैयार थी और ना बच्चे। स्टेशन से बाहर निकलकर उन्होंने ऑटो बुक किया और अपने माता पिता के घर पहुँचे। 20 साल हो गए थे उनकी शादी को, मगर आज तक उनका सूटकेस ससुराल में नहीं उतरा था। वह जब भी पटना आते थे, पहले अपने माता पिता के घर, फिर नहा धोकर परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर ही नाश्ता पानी के पश्चात ससुराल या कहीं और जाते थे। पिताजी पुराने ख्याल के आदमी थे। सूटकेस अगर ससुराल में उतरता तो पिता कहते कि आशीष मेरे पास थोड़ी ही आया था, वह तो ससुराल आया था। बस आया था तो मिलने के लिए इधर भी आ गया था। घर में सभी से मिलकर बतियाकर आशीष जी पिता की कार लेकर ससुराल पहुँचे। बोकारो से निकलने से पहले
वह बड़े साले सत्येंद्र जी को, जो गया में रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, को फ़ोन पर सूचना दे चुके थे कि वे शनिवार की शाम को पटना में उनसे मिलना चाहते हैं। दरअसल सत्येंद्र जी की नौकरी ऐसी थी कि वे काम करे या ना करे, पर उन्हें मुख्यालय पर उपलब्ध रहना ही होता था। कभी भी उनसे कार्यालय संबंधी कोई भी जानकारी मांगी जा सकती थी। सिर्फ छुट्टियों के समय या विश्राम के दिन वह अनुमति लेकर मुख्यालय छोड़ सकते थे, वह भी कोई वाहिद मजबूरी बताकर। उस समय 11 बज रहे थे जब आशीष जी ससुराल पहुँचे। सासू माँ को पहले से ही मालूम था कि दामाद जी आने वाले हैं, अतः वह भी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। सलहज और उनके बच्चे स्कूल गए हुए थे, जो दोपहर 2 बजे के बाद ही घर लौटते थे। सास दामाद के मध्य जो भी वार्तालाप होता, उसे सुनने वाला कोई गवाह नहीं था। सासू माँ को खुलकर बोलने की आज़ादी थी। वृद्धा को श्रोता मिला, अपनापन मिला तो लगा जैसे भावनाओं का आवेश हृदय से फूट निकला हो। पलकों ने बगावत कर दी थी। वह बहुत देर तक रोती रही, कलपती रही। जब मन का गुबार कम हुआ तो वॉश बेसिन में जाकर मुंह हाथ धोई, फिर बेटे बहू की, पोते की, मेड की, पड़ोसन की, दूसरे रिश्तेदारों की शिकायती खाता खोलकर बैठ गई। उन्हें हर किसी से शिकायत थी, पर सबसे ज़्यादा शिकायत बड़ी बहू अपर्णा से थी। इतनी शिकायत कि अगर यमराज को वृद्धा पर दया आ जाती तो अपर्णा अगले ही क्षण जीवित नहीं रह पाती। आशीष जी ने वृद्धा को खुलकर बोलने दिया। जब शिकायतों का कोष रिक्त हो गया, मन के सारे गुबार निकल गए, तब तक आशीष जी समझ चुके थे कि सासू माँ नाराजगीवश प्रलाप कर रही है। वह 65 वर्ष की थी, पर उम्र के लिहाज से स्वस्थ थी। डायबिटीज और बीपी की दवाइयाँ जरूर खाती थी, पर उन दवाइयों का नकारात्मक प्रभाव कम से कम उनके शरीर पर परिलक्षित होते नहीं दिख रहे थे। अच्छी भली हट्टी कट्टी दिखती थी। मम्मी, आपका खाना, कपड़ा, दवाइयों की देखरेख कौन करता है? वह सहज भाव से पूछे। वही करती है, पर ऐसे जैसे एहसान जताकर कर रही हो। दोपहर और रात का खाना मेड बना जाती है, सुबह और शाम का नाश्ता अपर्णा मैनेज करती है। कपड़े, बर्तन, घर का झाड़ू पोंछा, बिस्तर ठीक करने जैसे काम मेड कर जाती है। अगर मेड ना आए तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर जैसा उपकरण है। बच्चे भी थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो सब हो जाता है। अगर अस्पताल ले जाना हो तो, वैसे तो छोटा मोटा तकलीफ़ हो तो मैं खुद ऑटो करके अस्पताल चली जाती हूँ, पर तकलीफ़ ज़्यादा हो या मैं खुद नहीं जा पाती हूँ तो अपर्णा लेकर जाती है। सासू माँ इस तरह बोली जैसे कबूल करते हुए कलेजा फट रहा हो। नए कपड़े लेने हो तो, बार त्योहार पर जब सबके कपड़े खरीदे जाते हैं तो मेरे भी आते हैं। सूरज भी जब पटना आता है तो वो भी मेरे लिए खरीदारी करता है। हर माह मुझे अपर्णा 2000 रुपये खर्च करने के लिए भी देती है। 2000 में आपका गुजारा चल जाता है? मुझसे तो 200 रुपये भी खर्च नहीं होते। ज़रूरत पड़े तो मैं और भी पैसा निकाल सकती हूँ। अलमारी की चाबी तो मेरे ही पास रहती है। अपर्णा ने कह रखा है कि मैं जितनी ज़रूरत हो पैसे निकाल सकती हूँ। आशीष जी ताज्जुब से सास की तरफ देखे, फिर आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोले, फिर आपको तकलीफ़ क्या है? बेचारी भाभी सब कुछ तो कर रही है आपके लिए। मैं क्या जानवर हूँ जो खाने पीने, पहनने ओढ़ने के लिए दे दिया तो हो गया? मुझसे कोई बात नहीं करता। एक ही छत के नीचे हम अजनबी की तरह रह रहे हैं। मेरे पोतों के पास भी मेरे पास बैठने के लिए समय नहीं है। मुझे कहीं भी आने जाने की आज़ादी नहीं है। सब काम पूछकर करना पड़ता है। मुझे तो पसंद की टीवी सीरियल भी देखने की अनुमति नहीं है। मैं किसी के घर जा नहीं सकती,
किसी को अपनी मर्जी से घर बुला भी नहीं सकती। आशीष जी ने एक हुंकारी भरी, फिर उठे और पूरे घर का निरीक्षण करने लगे। 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन सेट का घर था। सभी बेडरूम में अटैच लेट बाथ था। पूरा घर सुरुचिपूर्ण तरीके से सजा हुआ था। सजावट की हर चीज़ अपनी आभा बिखेर रही थी और अपने बहुमूल्य होने का प्रमाण दे रही थी। खुद सासू माँ का कमरा सलीके से सजा हुआ था। एक बड़ा सा टीवी सेट एक दीवार पर टंगा हुआ था। कमरे के बगल में एक छोटा सा पूजा घर भी था, जहाँ दीपक और अगरबत्ती जल रहे थे। वह समझ चुके थे कि इस घर में समस्या यह थी कि कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ दिमाग में खलल था, जिसका इलाज शॉक ट्रीटमेंट था। मम्मी, मैं शाम को आता हूँ, कहकर आशीष जी वहाँ से रुखसत हुए। शाम को 7 बज रहे थे जब आशीष जी वापस ससुराल पहुँचे। सत्येंद्र जी से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी। वह रात के 10 बजे तक घर आने वाले थे, यानी आज रात आशीष जी को ससुराल में ही गुजारना था। अपर्णा भाभी किचन में मेड के साथ काम करवा रही थी और सासू माँ अपने कमरे में किसी पड़ोसन महिला के साथ बातचीत कर रही थी। दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में स्कूल से मिला काम निपटाने में लगे हुए थे। मौका अच्छा था। अभिवादन के उपरांत अपर्णा भाभी का आशीष जी को अपने बेडरूम में बिठाया और बोली, मैं चाय लेकर आती हूँ। आशीष जी एक विशालकाय टीवी ऑन कर एक कुर्सी पर बैठ गए। 10 मिनट के बाद अपर्णा भाभी एक ट्रे में चाय, बिस्कुट एवं नमकीन लेकर आई और एक मर्यादित दूरी पर कुर्सी खींचकर बैठ गई। कोई और दिन होता तो आशीष जी सलहज से मजाकिया लहजे में कोई चुटीली बात कहते भी, पर आज हास्य का दिन नहीं था। वह मन ही मन किसी उलझन में थे और अपर्णा भाभी का चेहरा भी बहुत ही गंभीर था। लीजिए, चाय पीजिए। चाय का प्याला आशीष जी की ओर सरकाती हुई वह बोली, भाभी जी, दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, माँ जी के बारे में। आशीष जी ने हैरानी से अपर्णा जी की ओर देखा। अपर्णा जी के होठों पर एक फीकी मुस्कान रेंग कर रह गई। आशीष जी, आप में और मुझ में एक ही तो कॉमन है, वह है हमारी सासू माँ। वह आपकी भी उतनी ही सास है जितनी कि मेरी। सत्येंद्र जी भी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके बाद आनंदी एवं सबसे छोटे सूरज बाबू थे। आप तो बहुत कुछ अंदाज़ा लगाए बैठी हैं। इसमें अंदाज़ा लगाने की क्या बात है? आप सूचना देकर आ रहे हैं। मेरे पतिदेव से आपका आग्रह है कि आज रात वह आपसे ज़रूर मिले। ऊपर से बार बार देवर जी का फ़ोन करना, घर में तल्खी का माहौल। क्या इतने हिंट्स के बाद भी कुछ और कहना ज़रूरी रह जाता है? आशीष जी, माँ जी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि मेरे खुद के माता पिता अब नहीं रहे। मुझे हमेशा माँ जी में मेरी माँ की छवि दिखती है। बेशक वह मुझसे नाराज़ रहती है, मेरी शिकायत करती है, पर मेरी समझ में वह बीमार है, मानसिक बीमार। हमारी मजबूरी यह है कि इस मानसिक बीमारी का हम इलाज भी नहीं करवा सकते हैं। अगर किसी मनोचिकित्सक के पास माँ जी को ले गए तो सभी यही कहेंगे कि अच्छी भली सास को पागल बना रही है। देवर और देवरानी दूर बैठे टेलीफोन पर हालचाल पूछते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, अपनी खुद की मजबूरियां सुनाते हैं, जताते हैं, जो माँ जी को भी बहुत अच्छा लगता है। माँ जी के ईगो को शांत करता है, भावनाओं को उकसाता है, रो गाकर मन को हल्का करता है। पर मेरी मजबूरी भी समझिए। मैं अकेली महिला, घर देखूं, बच्चे संभालूं, गेस्ट रिसीव करूं, दुनियादारी निभाऊं, ऊपर से स्कूल जाऊं।
स्कूल का भी काम घर लेकर आऊँ। सच कहा जाए तो मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। कभी कभी बच्चे या पति या खुद मेरा मन अच्छा खाने को करता है तो हमें किसी रेस्टोरेंट का मुंह देखना पड़ता है। अगर मेड नहीं मिली होती तो मेरे बच्चे ब्रेड जैम्स खाने के लिए मजबूर हो जाते। गंदे मुचुड़े हुए कपड़े जूते पहनकर स्कूल जाते। बोलते बोलते अपर्णा जी का चेहरा आंसुओं से भर गया था। भावनाओं के आवेग ने आंखों को बहने के लिए मजबूर कर दिया था। वह अपने दुपट्टे से अपनी आंखें और चेहरा पोंछने लगी। आशीष जी चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने अपर्णा जी को टोकना उचित नहीं समझा। जब वह संयत हुई तो फिर आगे बोली, आशीष जी अब मैं भी 50+ की हो गई हूँ। मेरा खुद का शरीर थक रहा है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों से ग्रसित हूँ। ऊपर से नौकरी की मजबूरी। मुझे हर रोज़ सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ना ही पड़ता है। अगर नहीं जागो तो न मैं स्कूल जा पाऊँ ना बच्चे जा पाएँ। सबका ब्रेकफास्ट तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, खुद तैयार होकर भागते भागते स्कूल पहुँचती हूँ। दिन में रेस्ट का कोई रोल नहीं है, मौका भी नहीं है। ऐसी हालत में अगर मैं 10 बजे तक सोने ना जाऊँ तो अगले दिन स्कूल की छुट्टी होनी तय है। माँ जी रात 12 बजे तक फुल वॉल्यूम में टीवी चलाना चाहती है। देर रात तक जगराता वगैरह में जाना चाहती है। जब तक नींद ना आ जाए तब तक टीवी सीरियल देखना चाहती है। भजन सुनना चाहती है। चाहती है कि जब वह रात के 12-1 बजे तक सोने जाए तो कोई उनके पाँव दबा दे, मालिश कर दे। रात को उठ उठ कर चेक करे कि माँ जी को कोई ज़रूरत तो नहीं है। फुल टाइम लीव इन मेड रखना चाहती हूँ तो उन्हें इससे भी ऐतराज़ है। अपने कमरे में किसी को रहने भी नहीं देना चाहती है। कई बार मेड से लड़ चुकी है और मुझे खुशामद कर करके मेड को वापस बुलाना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, ज़्यादा पैसे का लालच देना पड़ता है। आप नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? अपर्णा जी ने विस्मित भाव से आशीष जी की ओर देखा और बोली, कहना आसान है। ये बड़ा मकान, महंगी गाड़ी, लेविश लिविंग स्टैंडर्ड इसी नौकरी की बदौलत है। घर में सबको सब कुछ चाहिए। हासिल के बदले में मैं क्या खोती हूँ कोई नहीं समझता। आज की डेट में मैं नौकरी छोड़ दूँ ये तो खुद माँ जी भी नहीं चाहेगी। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आपको मान सम्मान अपमान जैसा कोई भाव नहीं सताता? अपर्णा जी के होठों पर मुस्कान रेंक कर रह गई। आशीष जी आजकल मैंने सुनना कम और सुनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अब रही बात मान सम्मान और अपमान की, तो मैंने समझ लिया है कि बुजुर्गों का काम सुनाना और मेरा काम सुनना है। घर में पति की, मेड की, बच्चों की, बुजुर्गों की सुनो और स्कूल में स्टाफ की, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रिंसिपल की, पेरेंट्स की और तो और स्टूडेंट की भी सुनो। घर से बाहर स्कूल बस वाले की, पड़ोसियों की, किस किस की बताएं? मुझे तो सिर्फ सुनना ही सुनना है। अगर हर बात पर मैं मान सम्मान और अपमान की सोचने लगूं तो 24 घंटे के अंदर मेरा दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा। मैं किसी भी हालत में महीना भर भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड की गोलियां कोई लेमन जूस तो है नहीं। इसी तनावपूर्ण जीवन की देन है जो मुझे रोज़ खाना पड़ता है। भाभी जी, आशीष जी सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोले, सच कहूँ तो मुझे आप पर दया आ रही है। अर्पणा जी की आंखें एक बार फिर से बरस पड़ी। आशीष कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, पर मेरा यकीन मानिए यहाँ से वापस बोकारो जाने से पहले मैं घर में शांति का माहौल कायम करके जाऊँगा, क्योंकि
मुझे समस्या की जड़ दिखाई दे रही है, उसका हल भी समझ में आ रहा है। क्या है समस्या? खाली दिमाग, शैतान का डेरा। आप लोगों ने मम्मी जी को ज़रूरत से ज़्यादा आराम करवा दिया है। इनका शरीर थकता ही नहीं। इन्हें करने के लिए कोई काम देना होगा, कोई जिम्मेवारी देनी होगी, किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा। सास बहू के झगड़े वाली सीरियल देख देख के इन्हें भी नई नई खुरापात सूझने लगी है। आशीष जी को अपनी तरफ से बोलते देखा तो उनके मन में तसल्ली हुई, होठों पर मुस्कुराहट स्वतः आ गई। आशीष जी, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ। जी कहिए। एक व्यक्ति वह होता है जिसे हाथ से काम करना होता है, और एक व्यक्ति वह होता है जिसे काम तो कोई करना नहीं है, सिर्फ ये दिखाना और जताना होता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। माँ जी चाहे तो मुझे रोज़ थप्पड़ मारती रहे तो भी मैं हंसकर रोकर भी उनकी सेवा करती रहूँगी। समझूंगी कि उनकी बीमारी और बढ़ गई है, और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि माँ जी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बर्दाश्त की हद तक सहने के लिए तैयार हूँ। पर तकलीफ़ तब होती है जब कोई दूर बैठकर मोबाइल के ज़रिए माँ जी के कान में मंत्र फूंकता है, अच्छे भले शांतिपूर्ण माहौल में अशांति फैलाता है। देवर जी भले ही माँ जी के लिए कुछ भी ना करें, पर माँ जी को अनावश्यक भड़काए तो नहीं। भाभी जी, आप निश्चिंत रहिए, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों के बीच शांति छा गई। भाभी, मुझे छत पर जाना है। आशीष जी उठते हुए बोले। क्यों? आशीष जी ने ऐसा इशारा किया जैसे सिगरेट पीना चाहते हो। दरवाज़ा बंद कर यहीं कस लगा लीजिए। अगर ड्रिंक करना चाहते हैं तो वह भी मिल जाएगा। ड्रिंक? यहाँ बिहार में? पैसा खर्च करो तो सब कुछ सभी जगह मिल जाता है। वैसे भी सत्येंद्र जी ने आपके लिए कल शाम को ही 2 बोतल भिजवा दिया था। ताजुब है, पर ड्रिंक नहीं, सिर्फ स्मोक करनी है, और मैं नहीं चाहता कि बच्चों या मम्मी जी को कुछ पता चले। अर्पणा जी चुपचाप उठी और छत पर जाने वाली सीढ़ियों की ओर इशारा कर दिया। आशीष जी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँचे और दरवाजे का पल्ला लॉक कर जेब से मोबाइल और सिगरेट केस निकालने लगे। असल में उन्हें सिगरेट की उतनी तलब नहीं लग रही थी जितना आनंदी से प्राइवेसी में बात करना जरूरी लग रहा था। एक सिगरेट जलाकर वह छत पर चहलकदमी करते हुए मोबाइल से आनंदी को रिंग कर रहे थे। क्या हुआ? हेलो के बाद आनंदी का दूसरा आतुर स्वर। समस्या और उसका समाधान समझ में आ गया है। क्या है समस्या और क्या है निदान? समस्या खुद तुम्हारी माँ है और निदान उन्हें बोकारो लाना है। क्या बक रहे हो? आनंदी का तीखा स्वर। यहाँ आराम करते करते तुम्हारी माँ का दिमाग हिल गया है। वहाँ तुम्हारे पास जब शरीर भी हिलाना पड़ेगा तब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तुम समझ रहे हो ना कि तुम बोल क्या रहे हो? हाँ, और ये बात तुम्हें भी समझ लेना चाहिए कि मम्मी सिर्फ सत्येंद्र जी की ही नहीं, तुम्हारी और सूरज जी की भी है। जितनी जिम्मेवारी सत्येंद्र एंड फैमिली की है उतनी ही तुम लोगों की भी है। कल को हम भी बूढ़े लाचार होंगे तो क्या हमें अपने बच्चों से हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अब हम अपने बच्चों के सामने क्या नज़ीर रख रहे हैं? क्या बूढ़े माँ बाप सिर्फ बेटे की जिम्मेवारी है, बेटियों की नहीं? तुम चाहते क्या हो? आनंदी रुआंसे स्वर में बोली। सोमवार की सुबह माँ जी भी मेरे साथ बोकारो आएगी, उनके लिए एक कमरा ठीक कर देना। थोड़े दिन तक हमारे पास रहेगी तो उनका क्रोधित मन जो अपर्णा भाभी से चिढ़ा हुआ है नॉर्मल हो जाएगा। फिर उन्हें अपर्णा भाभी की सेवा, प्रेम और समर्पण का महत्व समझ में आएगा। अगर इन्हें पटना से दूर नहीं ले जाया गया तो खुद भी नुकसान उठाएगी और दूसरों को भी तकलीफ़ देगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार का राशन पानी ला दोगे, तुम्हारा फ़र्ज पूरा हो जाएगा। मरना तो मुझे है। आनंदी कलप कर बोली। साल में 12 महीने होते हैं और तुम 3 बच्चे हो, इसलिए 4 महीने माँ को तुम्हें साथ रखना चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए
मुझे भी तुम्हारा साथ देना चाहिए। और हाँ, बात रही राशन पानी की, तो मैडम, आटा लगाने से ज़्यादा मेहनत आटा कमाने में लगती है। यकीन ना हो तो कभी खाली जेब अजनबी जगह पर, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता हो, 2,000 रुपये की तलाश करना, या तो भीख मांगनी पड़ेगी या खुद को बेचना पड़ेगा। शट अप, आनंदी गुस्से से बोली। आशीष जी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और मोबाइल पर अगली रात की ट्रेन का टिकट सर्च करने में व्यस्त हो गए। सास को बोकारो ले जाने के लिए किसी की भी हामी की ज़रूरत नहीं थी, खुद सास की भी नहीं। आशीष जी का फ़ोन काटते ही आनंदी का दिमाग भाई भाई करने लगा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि माँ के आगमन पर वह खुश होवे या दहाड़े मार मार कर रोवे। कैसी मजबूरी थी। अपना दुख वह किसी से साझा भी नहीं कर सकती थी। बात सास ससुर के आगमन की होती तो वह सास ससुर में लाख खोट साबित करती हुई उन्हें बोकारो ना लाने के लिए दलीलें देती, पति से विवाद करती, झगड़ा करती, सास ससुर को वापस लौट जाने के लिए बाध्य करती। पर शकुंतला देवी उसकी माँ थी, जन्मदात्री थी। किसी से माँ की बुराई करती तो लोग माँ को नहीं, आनंदी को ही बुरा कहते। किसी के भी सामने वह उपहास की पात्र नहीं बनना चाहती थी। बेबसी के आलम में आनंदी की पलकों से आंसुओं की धार बह निकली। कुछ देर तक रोने के बाद उसने कुछ सोचकर छोटे भाई सूरज को उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल लगाया। भाई, ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया तुम लोगों ने मुझे। फ़ोन लगते ही वह कलप कर बोली। क्या हो गया। सूरज का हैरान स्वर। तुम्हारे जीजाजी माँ को हमेशा के लिए बोकारो ला रहे हैं। तू तो जानता है कि मुझसे मेरे खुद का काम तो होता नहीं। माँ की सेवा कैसे कर पाऊंगी मैं। देखा, सूरज विजेता के भाव से बोला। मैं कहता था ना कि अपर्णा भाभी कितनी बड़ी जादूगरनी है। जीजाजी को भी बेवकूफ़ बनाकर माँ को तुम्हारे पल्ले मत दिया। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे की अहम की संतुष्टि के लिए मोबाइल पर अपर्णा की बुराई करने में व्यस्त हो गए। किसी को ख्याल नहीं आया कि वह अपर्णा में जो कमियां गिनवा रहे थे, वह कमियां उनमें भी थी और प्रचुर मात्रा में थी। अब क्या करोगी। सूरज ने पूछा। मैं क्या करूंगी, पतिदेव के आदेश का पालन करने के अलावा और क्या कर सकती हूँ। जितना बन सके मम्मी की सेवा करूंगी। वह कह रहे थे कि 4-4 महीने तीनों भाई बहन माँ को अपने साथ रखो। तू कब लेने आएगा। दीदी, मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, देखते हैं कहाँ नई पोस्टिंग मिलती है। फैमिली रखने लायक जगह होगी तो शिफ्टिंग के बाद मैं माँ को लेकर जाऊँगा। सूरज टालने वाले अंदाज में बोला। प्रत्यक्षतः माँ को अपने साथ रखने के विषय में चर्चा होते ही वह विषय परिवर्तन कर लेता था। आनंदी ने तिरस्कार भाव से मुंह बनाया, फिर फ़ोन काटकर ख्यालों में डूब गई। 45 साल की उम्र में जब खुद का शरीर थक रहा हो, इच्छा होती हो कि अब कोई और उसकी सेवा करे। ऐसी हालत में नई जिम्मेदारी निभाना इतना सरल भी तो नहीं था। आशीष जी ने सिगरेट का अंतिम कस लगाकर बचे हुए टुकड़े को छत की मुंडेर पर रगड़कर बुझाया, फिर सिगरेट की लाश को छत पर से दूर सड़क की ओर उछाल दिया। वह जानते थे कि आनंदी चाहे कितना भी विरोध करे, ना इत्फाकी दिखलाए, पर जब उसकी माँ उसके सामने खड़ी होगी तो मर्जी हो ना हो, माँ के साथ बेअदबी नहीं करेगी। मजबूरी में गले पड़े ढोल को वैसे ही बजाएगी या बजाने का अभिनय करेगी जैसे सब कुछ उसकी इच्छा के अनुरूप हो रहा हो। आशीष जी छत से नीचे जाने के लिए छत के दरवाजे का पल्ला खोलने ही जा रहे थे कि किसी ने हौले से दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खुला। सामने बड़े साले साहब सत्येंद्र भैया खड़े थे। अभिवादनोपरांत दोनों छत पर वापस लौटे। आशीष जी ने सिगरेट केस और लाइटर पेश किया। तदोपरांत दोनों ने एक एक सिगरेट सुलगा लिया था। आशीष जी, 2 मिनट के लिए मेरी अपर्णा से बातचीत हुई है। उसने मुझे बताया है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं और आपके यहाँ आने का मकसद क्या है। फिर तो भाभी जी ने ये भी बता दिया होगा कि मैंने उनसे क्या वादा किया है। हाँ,
पर आप करना क्या चाहते हैं? कुछ विशेष नहीं, सिर्फ थोड़े दिन अपने साथ रखूँगा। माहौल में परिवर्तन होगा, थोड़ा शॉक ट्रीटमेंट मिलेगा, भ्रम टूटेगा तो मम्मी जी का दिमाग ठिकाने लगेगा। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी माँ को भ्रम हो गया है कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता, किसी को उनकी फिक्र नहीं है। अपर्णा भाभी ने उन पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा रखी है। इन्हें इन्हीं भ्रमों से मुक्ति दिलानी है। जो भी कीजिएगा सोच समझकर कीजिएगा, कहीं आपकी तरकीब उल्टी न पड़ जाए। माँ हम लोगों से तो नाराज़ है ही, आप लोगों से भी नाराज़ न हो जाएं। देखते हैं, थोड़े दिनों की बात है। अगर मेरा उपाय कारगर नहीं निकला तो फिर कुछ और सोचेंगे। सत्येंद्र जी और आशीष जी ने सिगरेट खत्म किया। थोड़ी देर कुछ और बातचीत करते रहे, फिर सीढ़ियाँ उतरकर घर के अंदर पहुँचे। सत्येंद्र जी अपने कमरे में रह गए और आशीष जी सास के कमरे में गए। तब तक पड़ोस की महिला जो सास से वार्तालाप कर रही थी जा चुकी थी। पलंग पर बैठी हुई शकुंतला देवी ने दामाद को प्रणाम के प्रति उत्तर में आशीर्वाद दिया और एक खाली कुर्सी खींचकर पास बैठने का इशारा किया। मम्मी जी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, कल शाम की गाड़ी से आप मेरे साथ बोकारो जा रही है। शकुंतला देवी पहले हैरान हुई, फिर खुश हुई, फिर शंकित होकर पूछ बैठी, ये लोग मुझे बोकारो जाने देंगे? क्यों नहीं, मेरी भैया भाभी से बात हो गई है, पर मैं एक दिन में जाने की तैयारी कैसे कर पाऊंगी? वृद्धा की दूसरी शंका प्रकट हुई। क्या तैयारी करनी है? वृद्धा कपड़े, चप्पल, दवाइयाँ जैसी कई ज़रूरत की चीज़ें गिनवाने लगी। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिएगा, बाकी हर चीज़ बोकारो में भी मिलती है, आपकी दवाइयाँ भी। कहकर आशीष जी उठे और सत्येंद्र जी के कमरे में गए, जहाँ रात के 11:15 बजे सत्येंद्र जी शाम की जाम के साथ उनका इंतज़ार कर रहे थे। बोकारो जाने के नाम पर शकुंतला देवी का मन मयूर नाच उठा था। खुशी से दिल बलियों उछल रहा था। वह बहुत खुश थी। आशीष जी के जाते ही उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा उठाया और फिर एक पेंसिल से उन चीज़ों की फहरिस्त बनाने लगी जो वह अपने साथ बोकारो लेकर जाना चाहती थी। अगली शाम आशीष जी अपने पिता के घर से सीधे रेलवे स्टेशन पहुँचे तथा सत्येंद्र जी और अपर्णा के साथ शकुंतला देवी स्टेशन पर आई थी। प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हुई। तब तक इस्लामापुर हटिया मेल एक्सप्रेस अभी पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नहीं आई थी। शकुंतला देवी बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में पटना से बोकारो जा रही थी। उनके पास 2 बड़े बड़े सूटकेस के अलावा एक खाने का बैग और कंधे से लटका वैनिटी बैग था। घर से निकलने से पहले अपर्णा ने उन्हें 10,000 रुपये नकद और अपना एक एटीएम कार्ड पिन नंबर कंठस्थ करवा कर दे दिया था। सास बहू दोनों एक दूसरे को ठीक से रहने की, घर का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की नसीहत दे रही थी। आज रविवार का दिन था। दोनों पोते अजय विजय घर में ही थे। आज शकुंतला देवी पोतों के पास बैठकर एंड्रॉयड फ़ोन की बहुत सारी फंक्शन सीखी थी। वीडियो कॉल करने, मैसेज भेजना, फ़ोटो क्लिक करना, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे ऐप्स इंस्टॉल करवाए थे और चलाने की विधि सीखी थी। आशीष जी जो सत्येंद्र जी के साथ जरा दूर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे, सास बहू को घुट घुट कर बातें करते देख कह उठे, जिस तरह अभी दोनों बातें कर रही है, इन्हें देखकर कौन कह सकता है कि इनके बीच कोई मनमुटाव भी होगा। दोनों भली है, दिल से दोनों ही साफ है, पर क्या करें, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बिना विवाद द्वेष के साथ रह ही नहीं पाती। बिल्कुल सांप नेवले की तरह का रिश्ता है सास बहू का। हर पल एक दूसरे पर टूट पड़ने के लिए तैयार, सदा हमलावर रहती है। दरअसल एक को सता कब जाना होता है और दूसरी को डर सता रहा होता है कि मेरी सता कहीं चली नहीं जाए। सच है, हर स्त्री अपने बेटे के सिर पर बड़े उल्लास और उमंग से सेहरा बांधती है, पर फेरों के बाद जब बेटा वधू को विदा करवाकर जब वापस लौटता है, तब
कल तक उल्लासपूर्ण माहौल में जी रही माँ को लगता है कि बेटे पर से उसका सर्वाधिकार छिन गया हो। बेटा अब पराया हो गया हो, बेटे पर प्रभुत्व जताने वाली आ गई हो। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई, तब अपर्णा ने झुककर शकुंतला देवी के चरण स्पर्श किए। शकुंतला देवी के मुंह से भी सदा सुहागन रहो का आशीष निकला। फिर माँ को सहारा देकर सत्येंद्र जी ने सेकंड एसी के डिब्बे में चढ़ाया। दोनों भारी सूटकेस चढ़ाने के बाद अपर्णा जी ने अपने कंधे पर लटके एक बैग में से 2 किलो मिठाई का एक डिब्बा निकाला और सास को देती हुई बोली, आनंदी और बच्चों के लिए ये मिठाई लेती जाइए। आशीष जी ने अपना और शकुंतला देवी का सामान बर्थ के नीचे एडजस्ट किया। 10 मिनट के पड़ाव के बाद रेलगाड़ी पुनः स्टार्ट हुई और अगले स्टेशन की ओर रवाना हो गई। तब आशीष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आप तो भाभी को ऐसे आशीर्वाद दे रही थी जैसे आप लोगों के बीच कुछ हुआ ही नहीं हो। तो क्या करती? शकुंतला देवी तनिक कुढ़कर बोली, कोई पांव छुए तो आशीर्वाद ही तो दिया जाता है। ये भी सही है। वैसे भी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद आपके बेटी की लंबी आयु के लिए है, जो आपने दिया बहू को है, पर जो फलीभूत आपके बेटे पर होगा। वृद्धा असमंजस भाव से आशीष जी की ओर देखा। दरअसल वह समझ ही नहीं पाई थी कि आशीष जी ने कहा क्या था। पुकारो चलिए, जल्दी ही आपका भ्रम टूटेगा और आपके होश ठिकाने आएंगे, आशीष जी ने सोचा। फिर वह अपर्णा जी के द्वारा दिया गया मिठाई का डब्बा खाने वाले बैग में रखने लगे। सुबह 5:30 बजे का वक्त था जब वह घर पहुंचे थे। आनंदी ने माँ का स्वागत बड़े ही उत्साह का प्रदर्शन करते हुए किया था। आशीष जी को उसके अभिनय कला पर जरा भी संदेह नहीं था। आनंदी के होठ मुस्कुरा रहे थे, पर आंखें उसके अभिनय का साथ नहीं दे रही थी। आशीष जी बनती कोशिश आनंदी से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसके चुभते हुए सवालों से बच सके। मैं सोने जा रहा हूँ कहकर वह अपने बेडरूम में चले गए। पूरा परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की कोई समस्या नहीं थी। शकुंतला देवी को नवासे मोहित के कमरे के बगल वाला कमरा दे दिया गया था, चाहे मजबूरी में ही, पर आनंदी ने कमरा माँ की रुचि के अनुसार सजा दिया था। घर में एक पुराना पर चालू हालत का टीवी सेट रखा था। उसे माँ के कमरे में रखवाकर डीटीएच कनेक्शन भी करवा दिया था। शकुंतला देवी का सामान उनके कमरे में पहुंचा दिया गया था। जब वे घर पहुंचे थे तब वातावरण में अंधेरा ही था। माँ को उनके कमरे में पहुंचाकर रेस्ट करने के लिए कहकर आनंदी किचन का रुख की। बच्चों को समय से स्कूल भेजने के लिए उसे रोज़ 6 बजे बिस्तर छोड़ना ही पड़ता था। बच्चों को तैयार होने में मदद करना, उनका लंच बॉक्स तैयार करना, उनके जूते कपड़े ठीक करना जैसे कई काम होते थे जो आनंदी को बतौर माँ व्यस्त रखते थे। इसी दौरान बेजुबान स्वीटी का भी ध्यान रखना पड़ता था। समय पर उसे उसके दड़बे से बाहर न निकाला जाए तो वह भौंकती और उद्यम मचाती थी। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले मोहित की जीत पर स्वीटी को इस शर्त पर लाया गया था कि स्वीटी का पूरा पूरा ध्यान मोहित को रखना पड़ेगा। उसे नहलाना निर्वित करवाने का काम मोहित करेगा। खाने की व्यवस्था आनंदी को करना था। स्कूल जाने से पहले मोहित स्वीटी को सुनसान नाले की ओर घुमा लाता था। अब ये बात जुदा थी कि मोहित स्वीटी को नहीं, स्वीटी मोहित को घुमा लाती थी। मोहित स्वीटी को घुमाकर वापस आया तब घर में अपने लिए अजनबी शकुंतला देवी को देखकर स्वीटी नाराज़गी से भौंकने लगी, जिसे मोहित ने डपटकर चुप करवाया था। पामेलियन कुतिया होती ही कितनी बड़ी है, पर काट लेगी, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे के डर से शकुंतला देवी सिकुड़कर रह गई। शकुंतला देवी को पहला झटका स्वीटी ने ही दिया था। आनंदी माँ के आगमन पर जरा भी खुश नहीं थी। कभी उसे माँ पर गुस्सा आता था तो कभी पति पर। माँ चूँकि मेहमान थी इसलिए वे माँ से क्या कहती, अगर कुछ कहती तो मायके से भी जाती, खुद उसकी माँ ही उसकी बदनामी करती। पति मुंह छुपाकर सोया पड़ा था। एक बार इच्छा हुई कि जगाकर सवालों की बौछार कर दें, पर जानती थी कि अगर नींद पूरी नहीं हुई तो दिन भर
बैंक में जमाहियाँ लेते रहेंगे और शाम को खुद आनंदी की क्लास लगाई जाती। इसलिए फिलहाल उसने वेट और वॉच की नीति पर चलने की सोच लिया था। अपने मुंह से कुछ कहो नहीं, इंतज़ार करोगी अगला क्या कहता है। माँ के प्रति एक ही विचार आया कि जो अत्यधिक सुख सुविधा के बावजूद असंतुष्ट रहती थी, वह जल्दी ही यहाँ से भी उकता जाएगी। बाद में जो बदनामी होगी उसका ख्याल किए बिना ही पति महोदय जैसे किसी जिद के हवाले होकर माँ को घर ले आए थे। दिन के 10 बजने वाले थे जब बच्चे स्कूल और आशीष जी बैंक जा चुके थे। आनंदी 2 प्याली चाय लेकर आई और माँ के छतब चाय पीती हुई बोली, मम्मी चाय पीकर तुम्हारा सामान अलमारी में जमा देते हैं। स्कूल जाने से पहले नवासी काव्या शकुंतला देवी से मिलकर गई थी और हड़बड़ाहट का प्रदर्शन करती हुई बोली थी, नानी अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, शाम को लौटती हूँ तो बातें करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। आशीष जी खाना खाने के बाद अपने घर की छत पर सिगरेट का कस लगाते हुए चहलकदमी कर रहे थे। मोबाइल उनके पास था। कुछ विचार करके उन्होंने सूरज बाबू को फ़ोन लगाया। औपचारिक हाय हेलो के बाद आशीष जी मुख्य मुद्दे पर आते हुए बोले, सूरज बाबू अगर कुछ दिनों तक और आपकी मम्मी पटना रह जाती तो कोई न कोई अनिष्ट होकर रहता। या तो खुद को कोई नुकसान पहुंचाती या अपर्णा भाभी को बहुत बहुत बीमार कर देती। अपर्णा भाभी का नेचर ही ऐसा है, वह किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है। सूरज बाबू ने अलग ही राग अलापा, बेकार की बातें हैं ये, उन जैसी कोई नहीं। आपको माताजी जैसा कहती है आप सच मान लेते हैं। अगर माताजी ही सही है तो आप स्वयं माताजी को अपने साथ क्यों नहीं रखते। अब कहिएगा गया कि मकान छोटा है, घर में उनका मन नहीं लगता, पास पड़ोसी से कोई जान पहचान नहीं है। सूरज बाबू सच कहूँ तो ये सब बहानेबाजी है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनी अंतर आत्मा से सवाल पूछिएगा, क्या आप स्वयं या आपकी पत्नी या आपके बच्चे माताजी के साथ कंफर्टेबल रह पाते हैं। दोष माताजी का भी नहीं है। एक तो जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है मन बच्चे की तरह हट करने लगता है। दूसरा, हर किसी ने ये सोच लिया है कि बुढ़ापा आराम करने की उम्र है। माताजी को बेवजह क्यों आराम करवाना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, इस उम्र में ये ज़्यादा मेहनत का ज़्यादा भारी, ज़्यादा देरी तक काम नहीं कर पाती, पर जितना और जो काम कर पाती है उसी में उन्हें व्यस्त क्यों नहीं रखा जा सकता। माताजी से ज़्यादा उम्र की बहुत सी महिलाएं आजीविका के लिए श्रम करती हैं। क्योंकि श्रम करती हैं इसलिए स्वस्थ भी रहती हैं। आप क्या काम करवाना चाहते हैं मम्मी से। सूरज बाबू व्यंग्य भरे स्वर में बोले, देखना धीरे धीरे सब बाहर आ जाएगा। अभी 2-4 दिन तक तो माँ बेटी का मिलाप होने दो, इधर उधर की चुगलियाँ भी तो हो जाने दो। जिस जिसके मन में जितना जहर भरा है उसका वमन हो जाने दो। जहर थूकने और शरीर से विष निकालने का भरपूर मौका दूंगा और फिर अगले सप्ताह से माताजी को एहसास दिलाया जाएगा कि रोटियां मुफ्त में नहीं आती। आप दिन भर योजना बनाते रहो कि क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जागना है, कब कौन सा टीवी सीरियल देखना है, और कोई दूसरा आपके मंसूबे को पूरा करने के लिए अथक श्रम करता रहे। मेहनत उसकी और मौज आपकी। ठीक है, आपको जो उचित लगे कीजिए। सूरज का उकताहट भरा स्वर, वो तो मैं करूँगा, पर एक बात आप भी गांठ बांध ले, आप अपनी मजबूरियों का रोना रो रो कर अपने कर्तव्य से बच नहीं सकते। क्या मतलब। माताजी सिर्फ सत्येंद्र जी और अपर्णा भाभी की जिम्मेवारी नहीं है। आप 3 भाई बहन हैं, इसलिए साल में कम से कम 4 महीने आपका भी फर्ज बनता है कि आप माताजी को अपने पास रखें, उनका ध्यान रखें। लगता है अपर्णा भाभी का जादू आपके सिर पर भी चढ़कर बोल रहा है। वैसे ही मैं उन्हें जादूगरनी थोड़े ही कहता हूँ। जादूगरनी शब्द आशीष जी के जहन से टकराया। इस संबोधन को वह आनंदी के मुंह से पहले ही सुन चुके थे। बोले, लगता है भाई बहन में पहले से ही सलाह हो चुकी है। फिर तो ये भी बता दीजिए कि आपकी बहन की नज़र में मैं मूर्ख हूँ, आपकी नज़र में मेरी कोई औकात है। जी
तलक स्वर में बोले। जीजा जी, आप बात का बतंगड़ न बनाए। मैं 4 महीने के बाद मम्मी को अपने साथ ले जाऊंगा। सूरज बाबू वार्तालाप का पटाक्षेप करते हुए बोले। आशीष जी ने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 10:30 बजने वाले थे। अमूमन वह 2 घंटे के अंतराल के पहले दूसरा सिगरेट नहीं जलाते थे, पर आज छोटे साले की बातों ने उनके मन को व्यथित कर दिया था। गुल गिरगिट की तरह रंग बदला था उसने। अपर्णा ने बिल्कुल सही आंकलन किया था उसके लिए। वह उन लोगों में से था जो दूर बैठकर फिक्र कर सकता था। दुखी आत्मा को सहानुभूति के बोल बोलकर औषधि का फहार रखने के बहाने उसका जख्म और कुरेद सकता था। खुद जिम्मेदारी उठाने की नौबत आए तो अपनी मजबूरी सुनाकर खुद को असमर्थ सिद्ध करता था। खैर, आशीष जी ने मन के कच्चे थे, न इरादे से कमज़ोर। उन्होंने जो निर्णय लिया था वह किसी के भरोसे नहीं लिया था। वह आनंदी को भली भांति परख चुके थे। इलाज सिर्फ शकुंतला देवी का ही नहीं, आनंदी का भी करना जरूरी था। और ये अच्छा था कि इलाज के लिए बेटी को माँ का साथ मिला था। अगर सास का मिला होता तो आनंदी के तेवर कुछ और होते। पर आगे क्या? आनंदी की आंखों में बहुत से सवाल थे। उन सवालों का जवाब भी उन्होंने सोच लिया था। सुबह से वे उससे नज़रें चुरा रहे थे, पर अब नज़रें चुरा पाना संभव नहीं था। इसलिए सवालों का मुकाबला करने के लिए वे तैयार थे। आखिर सवालों से वे कब तक बचते? सिगरेट बुझाकर वे नीचे घर में पहुँचे। आनंदी किचन समेट रही थी। सोने से पहले उन्हें ब्रश करने की आदत थी। ब्रश से निपटकर वह बेडरूम में गए और बिस्तर के हवाले हो गए। शयन कक्ष पत्नियों का शिकार गाह है। पति के कानों में मंत्र यहीं फूंका जाता है। शिकायतों का, फरमाइशों का पिटारा भी यहीं खोला जाता है। दिन भर का थका मांदा पति जब विश्राम करना चाहता है, तब उसके विश्राम में खलल भी यहीं डाला जाता है। मेमना यहाँ से बचकर कहाँ जाता? शेरनी शिकार करने आने ही वाली थी। नंदी बेडरूम में आई, दरवाज़ा बंद किया, बत्ती बुझाकर वस्त्र बदले, हाथ पैर में रोज की तरह क्रीम लगाई और नाइट बल्ब जलाकर आशीष जी के बगल में लेट गई। आशीष जी भले ही आंखें बंद करके लेटे हुए थे, पर उनका मस्तिष्क चैतन्य था। वे इंतज़ार कर रहे थे कि आनंदी कब अपना दुखड़ा रोना शुरू करे, कब शिकायतों का पिटारा खोले। आखिर आनंदी का सब्र का बांध टूटा। कर ली ना अपने मन की? आनंदी रुआ से स्वर में बोली। आशीष जी खामोश रहे। मुझे मालूम है कि अभी सोए नहीं हो। आनंदी ने आशीष जी को जैसे झिंझोड़ दिया था। आशीष जी उठकर बिस्तर पर बैठ गए। हाथ बढ़ाकर उन्होंने बेड स्विच का बटन दबाया। जब कमरे में रोशनी हो गई, संतुलित स्वर में बोले, तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ मर जाए? नहीं, ये चाहती हो कि तुम्हारी भाभी मर जाए या उन्हें कुछ हो जाए? कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ और भाभी दोनों सलामत रहे, तो तुम कुछ दिनों तक कष्ट उठाओ। और कष्ट भी क्यों उठाओ? तुम खुद घर और किचन में परेशान रहती हो। माँ से हेल्प लो। ठीक है, उनके घुटनों में दर्द रहता है तो भागने दौड़ने वाला काम मत करवाओ। देर तक खड़े रहने वाला काम भी मत करने दो, पर आराम से बैठकर करने वाला काम तो करवाओ। चावल बीनने, अनाज फटकने, सब्जी काटने, साग तोड़ने, मटर छिलने जैसा काम जो टाइम टेकन होता है, वो तो करवाओ। अचार, बढ़िया, चिप्स जैसी चीज़ें बनाने को बोलो। और भी बहुत से काम हैं जो वो कर सकती है। वह जितना व्यस्त होगी, तुम उतना फ्री होगी। अगर माँ मेरे साथ भी कंफर्टेबल न रह सकी तो अव्वल तो ऐसा होगा नहीं। माताएं अपनी बेटियों की बड़ी बड़ी गलतियों को अनदेखा कर देती हैं। उन्हें तुम एहसास दिलाना कि वो मेहमान नहीं, इस घर की सदस्य है। अगर मेरे सब कुछ करने के बाद भी माँ मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाई तो? आनंदी ने अपना सवाल दोहराया। तो भी हमारा क्या घाटा होगा? 15 दिन तक मेहमान समझकर बर्दाश्त करना, उसके बाद मेहमान अपने घर, मेज़बान अपने घर। हम हाथ जोड़कर भैया भाभी से माफ़ी मांग लेंगे। आशीष जी ने बहस खत्म करने की जगह आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। आनंदी की नज़र
सामने दीवार पर टंगी हुई कैलेंडर पर पड़ी। वह अगले 15 दिन के बाद आने वाले दिनांक की गणना करने लगी। शुरू के 4 दिन थोड़ा समय निकालकर काव्या भी नानी के पास आती थी, बैठती थी, बातें करती थी। मोहित भी नानी के पास आता था, परंतु आजकल के बच्चे भी कम व्यस्त नहीं होते थे। स्कूल, होमवर्क, प्रोजेक्ट, एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशन, अगर इनसे समय बच जाए तो एंड्रॉयड मोबाइल, ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया, बच्चों के पास भी वक्त कम पड़ जाता है। मोहित को हर दिन स्वीटी को सुबह शाम पोटी के लिए भी लेकर जाना पड़ता था। दिन अच्छे से गुजरने लगे थे। अब आनंदी भी माँ के साथ सामंजस्य बिठाने में सफल हो गई थी। आशीष जी ने सास को इस तरह व्यस्त कर दिया था कि फालतू बातें शकुंतला देवी के जहन में आती ही नहीं थी, बल्कि फिजूल की बातें सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। हालांकि शुरू शुरू में वह स्वीटी से घबराती थी, पर अब जब उन्हें बताया गया कि स्वीटी को हर बार एक निर्धारित समय पर वेट पशु चिकित्सक आकर ज़रूरी इंजेक्शन देकर जाता था, तब से उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। फिर भी स्वीटी का पूरे घर में कहीं भी विचरण करना, जहाँ कहीं भी बैठ जाना, कभी सोफे पर, कभी बिस्तर पर चढ़ जाना, जगह जगह स्वीटी के बाल बिखरे हुए होते थे, जो शकुंतला देवी को कचोटता तो था, पर धीरे धीरे स्वीटी उनके साथ हिल मिल गई थी। एक दिन शकुंतला देवी ने प्रवचन देने वाले अंदाज में सबके सामने बोला भी था, इंसान के जीवन में 3 पशुओं का बहुत महत्व रहा है, गौ, अश्व और श्वान का। गौ का इसलिए क्योंकि गौ से पोषण मिलता था, अश्व सवारी और यातायात का साधन था, श्वान यानी कुत्ता ये सुरक्षा के लिए प्रतिबंध था। अब तुम लोगों ने जो कुतिया पाली है वह घर की सुरक्षा क्या करेगी? घर वाले ही उसकी सुरक्षा करते हैं। जरा सा अकेली घर से निकले तो डर लगता है कि कोई चुरा न ले। 2 कुत्ते सड़क पर देख लेती है तो डरकर इस तरह भाग आती है जैसे पैरों में ही छुप जाएगी। मम्मी जी, ये सुरक्षा के लिए थोड़ी है, ये तो बच्चों के लिए जीता जागता खिलौना है। खतरनाक कुत्ते पालो और खुद भी डरो, पड़ोसी और किराएदार को भी डराओ, सबसे दुश्मनी अलग से मोल लो, आशीष जी ने कहा था। शकुंतला देवी खामोश रह गई थी। एक दिन जब मोहित स्वीटी को टहलाने ले जा रहा था, तब आशीष जी बोले, नानी को भी साथ ले जाओ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन्हें एक्सरसाइज के लिए कहता है, पर ये करती नहीं। स्वीटी के बहाने इनका भी चलना फिरना हो जाएगा। उस दिन बाध्य होकर शकुंतला देवी को मोहित के साथ जाना ही पड़ा। दरअसल शकुंतला देवी की सारी मेडिकल रिपोर्ट आशीष जी ने एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखलाया था। पटना के डॉक्टर ने भी एक्सरसाइज के लिए अनुशंसा की थी, पर घुटने में दर्द है, देर तक चला नहीं जाता, देर तक खड़ा नहीं रह सकते, जैसे बहाने बनाकर वह टालती रहती थी। पटना में उन्हें कोई टोक भी नहीं पाता था, पर आशीष जी का अंदाज अलग था। वह तमाचा मारने से पहले सहला देते थे, हर बात को मिठी चाशनी में लपेटकर कहते थे। बिल्कुल कुम्हार की तरह व्यवहार था उनका। थपकियां देने से पहले अंदर सहारा देते थे। मोहित कुछ दिनों तक नानी के साथ स्वीटी को टहलाने ले जाता रहा। फिर आशीष जी के इशारे पर मोहित कोई न कोई बहाना बनाकर घर में रह जाता और नानी जी स्वीटी के साथ सैर करती थी। बाद के दिनों में स्वीटी भी शकुंतला देवी की जिम्मेदारी बन गई थी। आनंदी भी आशीष जी के दिशा निर्देशों के अनुसार माँ से रोज़ काम लेती थी। मम्मी, जितना कर सको करो या बाकी मैं कर लूँगी, कहकर वह घरेलू काम सौंपती थी और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी बैठी शकुंतला देवी टीवी देखती देखती कई काम कर देती थी। 20 दिन के प्रवास के दौरान ही वह साल भर की ज़रूरत भर चिप्स, पापड़ और बड़ियाँ तैयार करवा दी थी। जब कभी आशीष जी घर पर फुर्सत से होते तो सास से पारंपरिक भोजन की फरमाइश करते, साथ ही जोड़ देते कि आनंदी बनाती तो है, पर या तो ये ढंग से मेहनत नहीं करती या आपने इसे सही तरीके से पकाना सिखाया ही नहीं। उस दिन सासू माँ दामाद की बातों को चुनौती की तरह लेती थी और बुढ़ी अम्मा का हुनर सामने आ जाता था। फिर तो मोहित और काव्या भी कह पड़ते, नानी आपकी तरह मम्मी कभी नहीं बना पाती। और आनंदी बच्चों को झिड़क कर कहती, हाँ
मुझे कुछ नहीं आता, तुम लोगों को जो पसंद हो नानी से ही बनवा लेना। ये सब बातें शकुंतला देवी के लिए उत्साहवर्धन का काम करती थी और अगली बार वह और अधिक मनोयोग से किचन में काम करती थी। माँ से सहयोग मिला तो आनंदी की शिकायतें भी दूर हो गई। अब उसे भी थोड़ा बहुत फुर्सत मिलती थी। अब वह कोई दूसरा काम या दोपहर में आराम कर सकती थी। एक मेहरी सुबह शाम आती थी जो दोनों समय झाड़ू पोंछा और बर्तन कर जाती थी। कपड़े ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धुल जाते थे। गमलों में पानी मेहरी ही डाल जाती थी। यदा कदा जब आनंदी कहीं बाहर गई हो तो शकुंतला देवी सामान्य खाना भी बनाकर रखती थी। आनंदी को और क्या चाहिए था? कैलेंडर ताकना तो उसने कभी का बंद कर दिया था। अब तो उसे ये सोचकर दहशत होती थी कि माँ के जाने के बाद वो काम कैसे करेगी। माँ ने उसकी आदतें बिगाड़ दी थी। मन क्लेश मुक्त हुआ तो शकुंतला देवी के दिन भी मज़े से गुजरने लगे थे। एक शाम जब आशीष जी बैंक से लौटे तो उनके हाथ में रामायण थी। शकुंतला देवी को सादर भेंट देते हुए बोले, मम्मी जी, हम लोगों को रामायण पढ़ने का समय तो मिलता नहीं, क्यों ना आप पढ़ें और हमें समझाएं। उस शाम के बाद हर शाम आशीष जी बैंक से लौटने के बाद कम से कम आधा घंटा शकुंतला देवी के पास बैठते और दिन भर में क्या पढ़ा क्या समझा सास के श्रीमुख से सुनते। पहले पहल तो शकुंतला देवी को अटपटा सा लगा था, पर नियमित पाठ के बाद उन्हें भी आनंद आने लगा। एक समय हर किसी से असंतुष्ट रहने वाली, शिकायत करने वाला मुख जब रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगा, उसे समझने एवं उसकी व्याख्या करने लगा, उसका प्रवचन करने लगा, तो शकुंतला देवी का हृदय परिवर्तन हुआ। अब उनकी लोगों के प्रति भावनाएं बदली। जिसके प्रति मन में कटु भाव था, मृदुल भाव में बदलने लगा था। धीरे धीरे नज़रिया भी बदला। मन जो पहले कमियां ढूंढता था, अब उसमें त्याग का भाव आने लगा। खुद को अपर्णा की जगह रखकर सोचती तो उन्हें एहसास हुआ कि इतना श्रम तो उन्होंने भी अपने जीवन में कभी नहीं किया था। उनकी भी सास थी, तौर सास। वह अपनी बहू से जो अपेक्षा रखती थी, जब वह बहू की भूमिका में थी, तो क्या वह अपनी सास की अपेक्षाओं पर खरी उतरी थी? ईमानदाराना जवाब था, नहीं। कि युवा अवस्था में इतनी सुविधा नहीं थी तो इतना संघर्ष भी नहीं था। मेहनत तब भी करनी पड़ती थी, पर मेहनत ही करना था। जीवन इतना तनावपूर्ण नहीं था। और रही बात सास की, तो सास से सुनना तो उन्हें भी पड़ता था। सास की असंतुष्टि की शिकार तो वह भी थी। रामायण के बाद दूसरे धार्मिक ग्रंथ एवं अन्य उच्च कोटि के साहित्य भी आशीष जी ने मुहैया कराया था। कई बार होता ये था कि आशीष जी शकुंतला देवी के पास बैठे होते थे। शकुंतला देवी कथा का सारांश सुना रही होती थी और आशीष जी का दिमाग बैंक की उलझनों में उलझा हुआ होता था। कोई योजना बना रहा होता था, समस्याओं का निदान सोच रहा होता। ज़हनी तौर पर वे वहाँ उपस्थित नहीं होते थे, फिर भी शकुंतला देवी को वह ये एहसास नहीं होने देते थे कि वे सुन नहीं रहे हैं या उस प्रवचन में उनकी कोई रुचि नहीं थी। खाली दिमाग शैतान का घर यूं ही नहीं कहा जाता। अब शकुंतला देवी के पास काम था, सोच में जिम्मेदारी थी, शाम को सुनाने के लिए कुछ पढ़ना था। उनका भी मन वहाँ रम गया था। पर समय गतिशील है, हर पल बदलता रहता है। आशीष जी का भी समय बदला। बहुत दिनों से आशीष जी का प्रमोशन ड्यू था। बोकारो के आसपास भिन्न भिन्न ब्रांचों में उन्हें 10 साल से ज़्यादा हो गया था। इस वजह से उन्हें प्रमोशन तो मिला था, पर स्थानांतरण आदेश के साथ उन्हें पदोन्नति पर रांची भेजा गया था। रांची बोकारो से लगभग 125 किलोमीटर दूर था। पहले तो उन्होंने सोचा था कि डेली अप डाउन कर लेंगे। 7 दिन में ही एहसास हो गया कि एक तरफ की बोकारो के घर से रांची बैंक तक पहुंचने में कम से कम 4 घंटे का समय तय करना पड़ता है, जो कभी कभार तो संभव था, पर हर रोज़ आना जाना न संभव था न उचित था। प्रतिदिन 8 घंटे की यात्रा और बैंक में भी पर्याप्त समय देना था। कभी कभार कोई उलझन हो तो रात के 10 भी बैंक में गुजर सकते थे। बच्चों की शिक्षा के कारण पूरी फैमिली को भी रांची शिफ्ट नहीं कर सकते थे। संकट का समय था। प्रमोशन छोड़ते तो भी क्या होता, उच्च अधिकारियों के मध्य छवि बिगड़ती। कोई चिढ़ जाता तो इन प्रमोशन
कहीं दूर स्थानांतरित करवा देता। तो ऐसे हुआ कि आशीष जी रांची में एक कमरा किराए पर ले शनिवार की शाम बोकारो लौटे और सोमवार की शाम घर से निकलकर सीधे बैंक पहुंचे। जब कभी कोई छुट्टी हो या बोकारो लौटना संभव होता था तो आशीष जी बोकारो आ जाते थे। शकुंतला देवी, जिसे आशीष जी मजबूरी में घर लाए थे, आज उनका बहुत बड़ा सहारा थी। आनंदी को माँ से सहायता तो मिलती ही थी, अब पति की गैर मौजूदगी में माँ के होने से सुरक्षा की भावना भी बनी रहती थी। ऐसे समय में भी जब नए पति साथ रहते थे, बच्चे भी स्कूल जाते थे, ज़रूरत की चीज़ों के लिए आनंदी को ही हाट बाजार जाना होता था। पर माँ के कारण कभी दरवाजे पर ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वैसे तो बाहरी सहायता के लिए पड़ोसी थे, अपने मकान के दो दो किराएदार भी थे, पर बड़ी हो चुकी काव्या के कारण वह गैर लोगों की अपने घर में ही उपस्थिति चाहती भी नहीं थी। दुनिया आनंदी ने भी देख रखी थी, कितना स्वार्थी जीव है मनुष्य। पल पल अपना स्वार्थ देखता है, अपने स्वार्थ के हिसाब से ही अपनी प्राथमिकताएं बदलता है। सास को रेलवे स्टेशन छोड़कर अपर्णा पति के साथ एक मॉल में गई थी। वहां से कुछ खरीदारी की थी। देर हो रही थी तो होटल में खाना पैक करवाकर घर लौटी थी। होटल का खाना देखकर अजय विजय दोनों खुश हो गए थे। खाना खाते समय अपर्णा को पहले की भांति उन व्यंजनों में स्वाद नहीं लगा था। दरअसल खाना तो वही था, पहले की तरह ही स्वादिष्ट, पर अपर्णा की मन स्थिति प्रसन्नचित नहीं थी। बेवजह खुद को सताती हुई, आत्मग्लानि से पीड़ित। सास अगर किसी उत्सव में गई होती तो बहुत खुशी की बात होती, पर हकीकत वह जानती थी। विदाई के समय का सौहार्दपूर्ण माहौल एक आडंबर के अतिरिक्त कुछ नहीं था। सत्येंद्र जी ने जैसे अपर्णा की मनोदशा को भाप लिया था, उनकी ठुड्डी उठाकर वीरान सी आंखों में झांकते हुए बोले, ज़्यादा सोच विचार न करो, कुछ एक दिन की बात है, माहौल बदलेगा तो माँ की सोच भी बदलेगी। वैसे भी वो कोई वृद्धाश्रम थोड़ी ही गई है जो तुम्हें इतनी चिंता हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना रहेगी, फिर यहाँ आने की जिद करने लगेगी। अपर्णा ने सिर को झटका और डाइनिंग टेबल से बर्तन समेटने लगी। शुरू के 2 दिन ही अपर्णा को घर में शांति का माहौल लगा। खिटपिट बंद थी तो सुख की सांस आई, पर ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे घर में शून्यता का भान होने लगा था। ये शून्यता का वृत्त निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। आज शकुंतला देवी को गए 4 दिन ही हुए थे कि मेड ने किचन में काम करते समय अपर्णा से कहा कि भाभी, जब से अम्मा जी गई हैं तब से यहाँ सुख शांति है। चुप करो। अपर्णा क्रोधवश मेड को झिड़क दी। मम्मी इस घर की मालकिन है, वो जो चाहे कर सकती है, इसलिए मम्मी का जिक्र भी इज्जत से लिया करो। मेड चुप रह गई, पर तभी से अपर्णा का मन विचलित हो रहा था। रात के 8:30 बज रहे थे। अजय विजय के साथ अपर्णा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। आज अपर्णा का मन कुछ ज़्यादा ही विचलित हो रहा था। वह आवाज़ को संयत जताती हुई बोली, क्यों, दादी का फ़ोन आया था? नहीं, दोनों समवेत स्वर में बोले। दादी की याद आती है? आती तो है, बड़े बेटे अजय ने कहा। फिर दादी के पास पहले बैठता क्यों नहीं था? उनसे बातचीत क्यों नहीं करता था? दादी से क्या बात करता? कुछ भी। फिर हमारे स्कूल और ट्यूशन का काम कौन करता? दादी घर में ही तो रहती थी। कभी कोई काम बोलती थी तो हम दोनों में से कोई कर ही देता था। अजय ने कहा। मम्मी, जब हम लोग खुद ही दादी को दिन भर देखते रहते थे तो मुंह से हालचाल पूछना ज़रूरी कहाँ था? विजय ने दलील दी। अपर्णा निरुत्तर रह गई। लेकिन अब तो दादी दूर रह रही है, अब क्यों नहीं बात करता? अपर्णा जिद भरे स्वर में बोली। मैं क्या बात करूँगा, आप ही कर लीजिए। विजय जिद भरे स्वर में बोला। सोने से पहले मैं बात कर लूँगा और आपकी भी बात करवा दूँगा। अपर्णा को क्रोधित होते देख अजय ने बात संभाली। दादी से बात मेरे सामने करना, पर यह मत बताना कि मैं तेरे पास खड़ी हूँ। अपर्णा समझाने वाले अंदाज में बोली। क्यों बेटा, तू नहीं समझेगा, ऐसी बातें समझने में तेरी अभी उम्र नहीं है। मैं जानता हूँ, विजय बोला। दादी आपसे नाराज़ रहती थी इसलिए ना? अपर्णा खामोश रह गई।
रात के 10 बज रहे थे। शकुंतला देवी अपने कमरे में लेटी हुई टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी। आवाज़ बिल्कुल ना के बराबर थी। वजह वही थी जो पटना में रहती थी। जब सभी सोने जा रहे हो तो कोई शोर मचाता हुआ हाई वॉल्यूम में टीवी कैसे देख सकता था। बेटी के घर में भी वही पाबंदियाँ थी, पर यहाँ उन्हें शिकायत नहीं थी। पराए घर में लोग अनुशासित हो ही जाते हैं। भजन कीर्तन जगराता के लायक अभी उनकी यहाँ जान पहचान भी नहीं हुई थी। तभी अपर्णा का नाम उनके मोबाइल पर एक सुरीले रिंगटोन के साथ चमका। शकुंतला देवी का एक बार मन किया कि फ़ोन बजते रहने दे, पर कुछ सोचकर उन्होंने फ़ोन उठा लिया। अजय विजय दोनों से बात हुई, कई तरह की बातें हुई, पर अपर्णा का जिक्र न शकुंतला देवी ने उठाया था और न हिदायतन अजय विजय ने। उस दिन के बाद से हर दूसरे तीसरे दिन अजय विजय माँ की मौजूदगी में दादी से बात कर लिया करते थे। मोबाइल अपर्णा का ही होता था, क्योंकि शिक्षिका होने के नाते अपर्णा को मालूम था कि पर्सनल मोबाइल स्कूल जाते बच्चों को कब दिलवाना चाहिए। अपर्णा शकुंतला देवी से तो नहीं, पर आशीष जी से अक्सर खुद बात करती थी। सास के स्वास्थ्य एवं व्यवहार के बारे में चर्चा होती थी। अपर्णा इंतजार कर रही थी कि कब शकुंतला देवी का मन बोकारो से उचटने लगे, पर ऐसा हुआ नहीं था। धीरे धीरे 8 महीने गुजर गए। अब अपर्णा के सब्र का पैमाना छलकने लगा था, क्योंकि लोग अक्सर शकुंतला देवी के बारे में पूछने लगे थे। कोई वक्त था जब बेटी दामाद के घर कोई माँ आजीवन नहीं जाती थी। बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता था, और शकुंतला देवी तो 8 महीने से वहाँ रह रही थी। शनिवार की रात थी। सत्येंद्र जी पटना आए हुए थे। सुनो जी, अपर्णा बगल में लेटे हुए सत्येंद्र जी से बोली, एक बात कहूँ? कहो। सत्येंद्र जी, जो पलंग पर लेटे हुए मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल से नज़र हटाए बिना बोले, मम्मी के बिना घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। आप तो सप्ताह में एक बार घर आते हैं। बच्चे भी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है। कभी कभी लगता है कि हम लोग सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र में अपनी ज़िंदगी खो दिए हैं। न आपको फुर्सत है, न मुझे, न बच्चों को। जी सभी रहे हैं, पर अलग अलग। क्या इसी के लिए परिवार होता है? अब तो बच्चे खाना भी पास बैठकर नहीं खाना चाहते। दोनों अपने अपने कमरे में लैपटॉप ऑन कर लेते हैं, कभी कोई मूवी देखते हुए, कभी कुछ काम करते हुए निवाले तोड़ते हैं। तुम चाहती क्या हो? अपर्णा जी ने पति के चेहरे पर निगाह डाली और तनिक संकोचपूर्ण स्वर में धीरे से बोली, मम्मी को बोकारो गए हुए 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। बेटी दामाद के घर इतने दिनों तक रहना उचित नहीं है। आप मम्मी को वापस क्यों नहीं ले आते? अभी नहीं, थोड़े दिन आशीष जी के साथ और रहने दो। आशीष जी दावा करके गए थे कि शॉक ट्रीटमेंट के द्वारा वह माँ की सनक का इलाज कर देंगे। काहे का शॉक ट्रीटमेंट? मेरी परसों ही आशीष जी से बात हुई थी। मम्मी तो वहाँ मज़े में हैं, बल्कि उनके ट्रांसफ़र होने के बाद तो हालात ये हैं कि अगर हम मम्मी को यहाँ ले आए तो आनंदी परेशान हो जाएगी। पर क्या तुम चाहती हो कि माँ और आनंदी जो सुख से रह रही है, दोनों परेशान हो जाएं? नहीं, पर माँ के बिना हमें भी तो दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? मम्मी घर में रहती थी तो घर का एक सदस्य हमेशा घर में होता था। मेड चाहकर भी अपनी मनमानी नहीं कर पाती थी। तो तुम चाहती हो कि मम्मी घर की चौकीदारी करे? अजीब हाल है। आपसे तो बात करना भी फिजूल है। अपर्णा कूट कर बोली। देवी जी, सत्येंद्र जी ने हाथ बढ़ाकर बेड स्विच से लाइट ऑफ करते हुए बोले, मैं माँ से बात करूँगा, पर माँ के इच्छा विरुद्ध कुछ नहीं होगा। माँ तभी आएगी जब उनकी मर्जी होगी। ठीक है, लगाइए फ़ोन। अपर्णा फिर से लाइट ऑन करती हुई बोली, 11 बजने वाले हैं, क्या पता माँ सो रही हो। कल सुबह बात करते हैं। नहीं, अभी लगाइए, माँ इतनी जल्दी नहीं सोती, अपर्णा ने कहा और पति के हाथ से मोबाइल लेकर खुद शकुंतला देवी का नंबर पंच कर दिया। अब दौर पहले वाला न था, जो शकुंतला देवी रात के 2 बजे तक जागती थी। दिन भर में थकान इतनी हो जाती थी कि अब तो 10 बजे ही उनकी पलकें मुदने लगती थी। अपर्णा की जिद ने
उन्हें सोते से जगाया था। माँ की उनींदी आवाज़ सुनकर सत्येंद्र जी ने फ़ोन काटना चाहा, पर माँ ने फ़ोन काटने नहीं दिया। माँ, कैसी हो? आगन्य दृष्टि से अपर्णा की ओर देखते हुए सत्येंद्र जी विनीत स्वर में माँ से बोले, अच्छी हूँ। लगता है मेरी माँ का मन लग गया है वहाँ। शकुंतला देवी एकदम से उस सवाल का जवाब न दे सकी। थोड़ी देर के बाद जैसे कुछ विचार कर बोली, बेटा, पिछले 8 महीने में मैंने खुद के बारे में, तुम लोगों के बारे में, आनंदी और आशीष जी के बारे में बहुत विचार किया है, जिसके निष्कर्ष पर मैं कह सकती हूँ कि मेरे सभी बच्चों में आशीष जी सबसे समझदार और अपर्णा सबसे अधिक सहनशील है। मैं चाहूँगी कि मेरे नाती पोतों को भी अपर्णा जैसी ही वधू मिले। फिर भी कभी मुझे या अपर्णा से फ़ोन पर बात क्यों नहीं करती? करती तो हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन। अजय विजय जो मुझसे अपर्णा के मोबाइल से बातें करते हैं, क्या वे अपनी मर्जी से करते हैं? क्या मैं अपने पोतों को नहीं जानती? मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि हर बार माँ के कहने पर ये मुझे फ़ोन लगाते हैं और हर बार अपर्णा वहीं पास में होती है। इस समय भी जब तुम मुझसे बातें कर रहे हो, अपर्णा के कहने पर कर रहे हो और अपर्णा तुम्हारे पास बैठी हुई है। सत्येंद्र जी अवाक रह गए। कितना सटीक आकलन किया था उनकी माँ ने। तभी तो कहते हैं कि ज्यों-ज्यों शरीर थकता जाता है, अनुभव का दायरा बढ़ता जाता है। माँ, सच कहूँ तो इस समय मैं भी अपर्णा के कहने पर ही फ़ोन कर रहा हूँ और ज़रूर तुम्हारा फ़ोन स्पीकर मोड पर है और बगल में बैठी अपर्णा मेरी आवाज़ सुन रही है। प्रणाम मम्मी, हकबकाई अपर्णा के कंठ से निकला। इस समय उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। आशीर्वाद है तुम्हें, पर एक बात बता, तुम दूसरों से फ़ोन करवाती हो, खुद क्यों नहीं करती? मम्मी, मुझे लगता था कि आप मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए मैं आपका हालचाल जानने के लिए बच्चों से फ़ोन ज़रूर करवाती थी, पर खुद बात करने का हौसला नहीं कर पाती थी। मेरी नाराज़गी से तुम्हें फ़र्क पड़ता है? हाँ मम्मी जी, हाँ, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, जो अब किसी और के माध्यम से नहीं, खुद फ़ोन लगाया करो। अब मैं आपसे रोज़ बात करूँगी, पर फ़ोन पर नहीं। फिर कैसे? आप यहाँ वापस आइए। मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरा मतलब है कि मैं अकेली कैसे आ सकती हूँ? मुझे बोकारो भी आशीष जी लेकर आए थे। सत्येंद्र को भेजो। मम्मी, मैं खुद आपको लेने आऊँगी। कहते कहते अपर्णा का कंठ अवरुद्ध हो गया था और फिर उसी रात सोने से पहले तय हो गया कि अगले शनिवार की शाम वह उसी ट्रेन से बोकारो जाएंगे जिस ट्रेन से शकुंतला देवी आशीष जी के साथ गई थी। अपर्णा पटना में बैठेंगी और सत्येंद्र जी गया में आ जाएंगे। ट्रेन पटना से बोकारो गया होते हुए जाती थी। नौकरी पैसा लोगों की भी मजबूरी है। वह जब भी कहीं बाहर जाने की योजना बनाते हैं तो उसमें शनिवार और रविवार का दखल जरूर रहता है। शनिवार की ड्यूटी करके ट्रेन में बैठ जाओ और सोमवार को अल सुबह वापस लौटकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। अपर्णा ने सोमवार के दिन छुट्टी लेने का फैसला कर लिया था। अगले 5 दिनों में शकुंतला देवी का कमरा फिर से तरतीब से सजा दिया गया। रविवार की सुबह 6:30 बजे सत्येंद्र जी अपर्णा के साथ आशीष जी के घर पहुंचे। सत्येंद्र जी ने आशीष जी से आग्रह किया था कि उनके आगमन के बारे में किसी को नहीं बताएं। माँ और आनंदी को तो बिल्कुल भी नहीं। सरप्राइज जो देना था। अजय विजय दोनों पटना में थे। अपर्णा का कहना था कि दोनों बड़े हो गए हैं, अकेले जीना भी इन्हें सिखाना होगा। वैसे भी सिर्फ 2 दिन की ही तो बात थी। खाना मेड बना ही जाएगी और इन्हें करना ही क्या है। अगर किसी कारण से मेड न भी आई तो इनके तो व्यारे न्यारे हो जाएंगे। ऑनलाइन मनचाहा फूड ऑर्डर करेंगे। पहले शौक से करते थे, इस बार मजबूरी में कर लेंगे। आशीष जी उन्हें लेने स्टेशन आना चाहते थे, पर सत्येंद्र जी ने जोर देकर उन्हें स्टेशन आने से मना कर दिया था। आप रोज़ रोज़ तो नींद खराब करते ही हैं। रविवार के दिन तो आराम से देर तक सोइए। गाड़ी लगभग राइट टाइम पर पहुंची थी। सत्येंद्र जी चाहते तो 5:30 बजे ही आशीष जी के घर पहुंच जाते, पर आदतन सभी का हित समझने वाले पति पत्नी ने फैसला किया था कि हम तो जग ही रहे हैं, उनकी नींद क्यों खराब करें। वे ऑटो से उतरे। ठीक उसी समय
शकुंतला देवी स्वीटी के साथ प्रातः भ्रमण हेतु गेट के बाहर निकल ही रही थी कि सामने ऑटो रुकता देख ठिठकी। फिर आगंतुकों पर नज़र पड़ते ही उनके हाथ से स्वीटी की जंजीर निकल गई। ऑटो के जाने के बाद पति पत्नी ने शकुंतला देवी के चरण स्पर्श किए। बुढ़ी बाहों ने अपने पुत्र फिर पुत्रवधू को अपने दामन में भींच लिया। जंजीर छूटते ही स्वीटी जो कुचाले भरती हुई भाग निकली थी, रास्ते में किसी देसी कुत्ते को देखकर वापस लौट आई थी और अपनी उपस्थिति जताने के लिए हौले से गुर्राई थी। तुम लोग अंदर जाओ, मैं इसे 15 मिनट में टहलाकर वापस आती हूँ, कहकर शकुंतला देवी झुककर जंजीर को जो धूल धूसरित हो चुका था उठा ली। 5 मिनट के अंदर घर में पूरी तरह जाग हो गई थी काव्या, जिसे देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल चलाने की आदत थी। मामा मामी के आगमन की बात सुनकर सोफे पर बैठे सत्येंद्र और आशीष जी के पास आ गई थी। मोहित पहले से ही वहाँ मौजूद था। मैं मम्मी को लेने आई हूँ, किचन में चाय बना रही आनंदी से अपर्णा ने कहा। भाभी, मम्मी ने जब मेरी आदतें खराब कर दी है तब आप मम्मी को ले जाओगी? फिर तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी, आनंदी बोली। अपर्णा संकोचपूर्ण भाव से मुस्कुराकर रह गई। कहने के लिए उसके पास जैसे कोई शब्द ही नहीं था। शकुंतला देवी जब स्वीटी के साथ घर वापस लौटी तब सत्येंद्र जी ने कहा, माँ, शाम की गाड़ी है, अपना सामान पैक कर लेना। मैं मम्मी का सामान पैक कर देती हूँ, अपर्णा उठते हुए बोली। मम्मी अपना सामान खुद पैक कर लेगी, आशीष जी दखल अंदाजी करते हुए बोले। मम्मी आप अपना काम कीजिए। जब शकुंतला देवी वहाँ से चली गई तब आशीष जी धीमे स्वर में अपर्णा से बोले, आप फिर इनकी आदतें बिगाड़ देंगी, इन्हें अपना काम स्वयं करने दीजिए। इन्हें आपकी सहायता की ज़रूरत है, सेवा की नहीं। दिन भर घर में उत्सव का माहौल रहा। अच्छा खाना पीना, घर परिवार की बहुत सी बातें, सभी खुश थे आनंदी के अलावा। आनंदी जिसे कभी माँ के आगमन पर ऐतराज़ था, आज माँ के जाने पर दुखी थी। कारण सिर्फ ये था कि अब उसे माँ का आलंबन प्राप्त था। कल से अकेली वह क्या करेगी, कैसे करेगी, वह यही सोच सोचकर दुखी हो रही थी। 10:15 बजे रात को ट्रेन थी जो लगभग 4 बजे गया स्टेशन पर पहुंचती थी, जहां सत्येंद्र जी गाड़ी से उतर जाते और 6:30 बजे पटना पहुंचती थी, जहां अपर्णा और शकुंतला देवी को उतरना था। यात्रा की योजना सत्येंद्र एवं अपर्णा के जहन में सुरक्षित था। शकुंतला देवी ने बिना किसी सहायता के खुद अपना सामान अपने दोनों सूटकेस में भर लिया था। रात के भोजनों उपरांत जब स्टेशन जाने का वक्त हुआ, आशीष जी शकुंतला देवी के दोनों हाथ में सूटकेस देखकर बोले, मम्मी जी आपने तो पूरा सामान ही भर लिया है। 10-12 दिन के लिए जा रही हैं, 4 जोड़े कपड़ों में ही काम हो जाता। शकुंतला देवी संकोचपूर्ण भाव से मुस्कुराई, फिर स्वर को स्थिर रखने का प्रयास करती हुई बोली, बेटा जी आपको हृदय से आशीर्वाद। आपके कारण मेरा जीवन ही बदल गया, मेरी सोच बदल गई। मुझे समझ में आ गया कि इंसान को अपनी योग्यता बनाए रखनी चाहिए। स्वामी भी सेवक को तभी तक पास रखता है जब तक सेवक उसके लिए उपयोगी है, अन्यथा सेवा निवृत्त कर दिया जाता है। उसी तरह अगर आप घर का हिस्सा है तो काम में भी आपकी हिस्सेदारी दिखनी चाहिए, तभी घर परिवार में मान सम्मान मिलता है। अपमान से बचने के लिए लोगों के लिए उपयोगी बनना पड़ता है। अगर आप अनुपयोगी हैं तो घर समाज या किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और अनुपयोगी सामान भले ही वह कितना ही कीमती क्यों न हो, वह तिरस्कृत होकर ही कचरे के डिब्बे में मुकाम पाता है। मम्मी जी आप तो जाते जाते भी प्रवचन करती जा रही है। बेटा एक बात और सीखा मैंने, दर्द उसे होता है जिसे करना पड़ता है, मुफ्त में मशवरा तो कोई भी दे देता है। सूरज जैसे लोग सिर्फ उकसाते हैं, मदद करने का समय आए तो मोबाइल का सिम बदल देते हैं। इन 8 महीनों में मेरी सूरज से कभी बात नहीं हुई है। मैं फ़ोन लगाती हूँ तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अपनी तरफ से वो फ़ोन करता ही नहीं। बात सूरज की नहीं आपकी हो रही थी। आप तो इस तरह जा रही हैं जैसे फिर कभी आना ही न हो। आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, ये मेरे बच्चों का घर है। पर मेरा वहाँ भी तो घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति की यादें हैं। आपकी जब इच्छा हो आप खबर कर दीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। और हाँ,
वे आनंदी से बोले, मम्मी को रामायण और वह किताबें भी दे दो जिनका ये पाठ करती थी। आनंदी धीरे से पूजा घर की ओर चली गई, जहाँ धार्मिक पुस्तकें करीने से रखी हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।